गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेपोलियन कोड ऑफ लॉ के बाद आपको बता रहे हैं कि अब वाटरलू का एक बहुत फेमस बैटल हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हो गई। द बैटल ऑफ वाटरलू इट इज़ वेरी फेमस बैटल इन हिस्ट्री। और इस बैटल में नेपोलियन की हार हो गई। उसके हार के क्या कारण थे ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या हुआ ये हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक नई सोच शुरू हुई। इसमें अभी एक ट्रेटी ऑफ वियना में आपको बताऊंगी। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, कंजर्वेटिव बिलीव दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की शुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव का मतलब वो लोग जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जो पहले से इंस्टीट्यूशन चले आ रहे हैं, जैसे मोनार्की, चर्च, बर्थ राइट, सोशल हायरार्की पे विश्वास करते थे और कहते थे कि इन सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जो कि नेपोलियन ने 1804 के कोड से हटाने की कोशिश की थी। तो कंजर्वेटिव चाहते थे कि ये हटाया ना जाए, इनको रखा जाए। लेकिन इतना चेंज इनकी थॉट में भी आ गया था कि दे डिड नॉट प्रपोज प्री रेवोल्यूशनरी डेज एंड रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये मानते थे कि ये इंस्टीट्यूशन रहें, लेकिन उस रूप में ना रहें जैसे कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थे। इसका मतलब कि इन इंस्टीट्यूशन में भी मॉडर्न तरीक़ों को अपनाया जाए और थोड़ा सा लिबरल हो, थोड़ी सी अपनी सोच को चेंज करें। इसको न्यू कंजर्वेटिज़म कहा गया। न्यू कंजर्वेटिज़म का मतलब कि दे वर कंजर्वेटिव, दे बिलीव्ड इन कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन, बट स्टिल दे वर ओपन टूवर्ड्स न्यू चेंजेस। ठीक है, तो इस न्यू कंजर्वेटिज़म से लोगों का और जो थिंकर्स थे उनकी सोच में चेंज आने लगा। वाटरलू में नेपोलियन की जब हार हो गई, उसके बाद एक ट्रेटी ऑफ वियना हुई। ट्रेटी का मतलब एक एग्रीमेंट हुआ, और ये जो यूरोपियन पावर थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब वियना में मिले। और इसका जो हेड था वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक को बनाया गया। इसमें कुछ चेंजेस आए, ये आपको बताए हैं, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसमें बताया है कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे उनको वापस कर दिया गया। बूरबन डायनेस्टी, जो कि लुई 16 बूरबन डायनेस्टी का किंग था फ्रांस में, उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। नेपोलियन ने जितने एरिया को जीता था वो सब उससे वापस छीन गए, और फ्रांस की बाउंड्री में नए स्टेट बना दिए गए, जिससे फ्रांस दोबारा से ऐसा कुछ ना कर सके। लेकिन बस एक जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट का था, इसको वैसा ही छोड़ दिया गया, और न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम एक यूरोप में स्टार्ट हो गया। तो ये ट्रेटी ऑफ वियना ने जो लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इसका एक चेंज शुरू हुई थी, वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर दी, थोड़ा सा पीछे इससे होगा। इसमें आप ट्रेटी ऑफ वियना के जितने रेड कलर के पॉइंट लिखे हैं उनको इसमें फिल करिए, तो आपका ये क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये 1815 का यूरोप है। ये चेंज उसमें आ गए थे, जो आप अगर इसे उससे कंपेयर करेंगे, जो हमारा नेपोलियन के टाइम का यूरोप था, ये पूरा नेपोलियन से रूल हो रहा था, उसने इस पे विक्ट्री ले ली थी, वो सब वापस हो गई और सब में फिर से मोनार्की आ गई। इसी समय एक नया चेंज आया, वो था इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी से ये शुरू हो गया था चेंज, लेट 18th सेंचुरी से, और 19 तक आते आते काफ़ी पॉपुलर हो गया। इस समय एक नई तरह की सोसाइटी में ग्रुप डेवलप हुआ। ये क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, इसको मिडिल क्लास के नाम से हमने कहा। इट वॉज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। दे वर लिबरल एंड दे वर एजुकेटेड, और इन लोगों ने नेशनल यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था इन लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर्स। दे यूज टू डिस्कस देयर आइडियाज़ इन कॉफ़ी हाउसेज एंड ओपेरा हाउसेज। शाम को बैठ के ये सब लोग डिस्कस करते थे। ये लोग पढ़े लिखे थे और बर्थ प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे। तो मिडिल क्लास जब एक नया क्लास सोसाइटी में इमर्ज हुआ, इसने नेशनलिज्म की तरफ, इसका जो एटीट्यूड था वो बहुत हेल्पफुल रहा। इसी में फिर एक नई चीज़ अलग से टॉपिक है, ये भी कभी कभी 3 मार्कर क्वेश्चन में आता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस एक कंट्री है जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ये आप पिछले मैप में इसको
देख लीजिएगा, जो हम ऑलरेडी मैप डिस्कस कर चुके हैं। एक में मैंने आपको ऑटोमन एम्पायर भी दिखाया है। जब ऑटोमन एम्पायर थोड़ा वीक पड़ने लगा, इसी समय जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है ये सभी जगह अपना असर डाल रहा था, और ग्रीक जो लोग थे उन पे भी, उनकी सोच पे भी इसने असर डाला। उनको ये लगने लगा कि हमारा एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट है। एंशिएंट टाइम में ग्रीस एक बहुत ही डेवलप, और यहाँ पे साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर सभी बहुत डेवलप हुआ था, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ये बहुत फ्लोरिश हुआ था। तो इनको लगा कि हम इतने विकसित थे, इतने डेवलप्ड थे, और अब हम पे ऑटोमन किंगडम है। इसी समय पोएट, आर्टिस्ट, ये जो लोग थे इन्होंने भी पब्लिक को मोबिलाइज़ किया। मोबिलाइज़ का मतलब उनको प्रभावित किया, और एक आंदोलन सा यहाँ पे छिड़ गया ऑटोमन एम्पायर के बीच में। और लास्ट में 1832 में ग्रीस ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह डिक्लेयर अपने को कर दिया। तो ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हिस्ट्री में बहुत फेमस है। इसका भी इन्फ्लुएंस आया कि जो अलग अलग छोटे छोटी किंगडम्स थे वो अपने को इंडिपेंडेंट एज अ नेशन स्टेट डेवलप करने की सोचने लगे। इस क्लिप में आपको थोड़े से ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कुछ फोटोग्राफ्स, एक्चुअली पेंटिंग्स हैं, वो दिखाई गई हैं, और इसमें आपको उनका डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। इससे कोई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रोल वॉज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ये क्रांतिकारियों का समय भी था। इस समय फिलोसफर्स ने बुक्स लिखी, लोगों की सोच को चेंज करने लगे, और कुछ लोग ऐसे थे जो सोसाइटी में बहुत रैपिड चेंज लाना चाहते थे, और नेशन स्टेट की तरह अपने स्टेट को, अपने किंगडम को बदलना चाहते थे। इन्हें पता था यूनिटी, लिबर्टी, फ्रीडम की इम्पोर्टेंस इन लोगों को पता थी, और ये अपने रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी विचारों से समाज में परिवर्तन ला रहे थे। इनका जो मेन, उस समय इनका जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव था वो ये था, मोनार्की फॉर्म को ख़त्म करना। ठीक है, राजतंत्र की समाप्ति, राजा के शासन को हटाना, क्योंकि ये मानते थे कि मोनार्की जो है वो सोसाइटी को लिबर्टी एंड इक्वालिटी नहीं देती। मोनार्की से सोशल इक्वालिटी नहीं आती, इसलिए ये लोग मोनार्की को हटाना चाहते थे, एंड दे वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी सॉ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी। ये मानते थे कि नेशन स्टेट का बनना एक नेसेसिटी है, उसी से इंडिविजुअल्स को राइट मिलेंगे, इक्वालिटी एंड फ्रीडम मिलेगी। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ के नाम आपके चैप्टर में दिए हैं, इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे जिजेस्पी मैज़ेनी। ठीक है, ये एक रेवोल्यूशनरी था। इसके बहुत छोटी एज में ही इसने कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे यंग इटली, यंग यूरोप, और इसमें ये अपने एज ग्रुप के लोगों को शामिल करते था। ये लोग मीटिंग करते थे, और क्योंकि मोनार्की इनके अगेंस्ट थी तो इनको ये सब काम छुप छुप के करने होते थे। कई बार इन्हें अंडरग्राउंड हो जाना पड़ता था। अंडरग्राउंड होने का मतलब छुप जाना होता था। ये लोग अपना गेटअप चेंज करके, अपना वेश बदल के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और लोगों को नए विचारों से जागरूक बनाते थे, उनको अवेयर करते थे। नेक्स्ट जो नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में रोल था वो था कल्चर का, एंड इस कॉन्सेप्ट को कहा गया रोमांटिक इमेजिनेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म है, इट डिड नॉट कम ओनली थ्रू द वॉर्स। केवल वॉर्स से ही ये नहीं आया। इसमें रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मोमेंट की तरह डेवलप हुआ। एंड व्हाट वाज दैट मोमेंट? इसने कहा कि पॉइंट नंबर 4 को देखिए, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन रिसर्च एंड साइंस। इन्होंने कहा कि हर चीज़ को आप केवल साइंस और एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं कर सकते। दे बिलीव दैट इमोशन और भावनाएं, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो केवल हम बैटल से ही नेशन स्टेट को नहीं बना सकते। हमें लोगों में उनके लैंड के लिए इमोशन को ग्रो करना होगा, और इस आइडिया को ग्रो करने में जो हमारा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा वो कल्चरल मोमेंट का रहा। कल्चरल मोमेंट में वी विल इंक्लूड लिटरेचर, आर्ट,
फोक लिटरेचर, फोक आर्ट, एवरीथिंग। कई पोएट्स, कई पेंटर्स ऐसे हुए, जैसे आपने चैप्टर के शुरू में ही वो पेंटिंग देखी थी, जिन्होंने कहा कि हम लोग एक कॉमन हेरिटेज को शेयर करते हैं, हमारा एक कॉमन कल्चरल पास है। इन्होंने फोक लिटरेचर को फिर से बुक के फॉर्म में लिखा और इन्होंने कहा कि हम हर चीज़ का केवल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, हमारा इमोशनल जो आउटलुक है वो भी नेशन स्टेट बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से भी देखा। आप खुद भी ये बात देखते हैं कि जब आप कभी असेंबली में कोई कम्युनिटी सॉन्ग गाते हैं, देशभक्ति का गाना गाते हैं, तो आपका अपनी कंट्री के प्रति जो एक फीलिंग है वो बहुत अच्छे से आपके मन में वो विचार आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सब चीज़ को केवल लॉजिक से ही जस्टिफाई करें। सो द रोल ऑफ कल्चर एंड रोमांटिक इमेजिनेशन वॉज वेरी important in the development of nationalism, and this topic is very very important for examination too. इसमें आपको मैंने कुछ philosophers के नाम दिए हैं who contributed in romanticism। ठीक है, इनको रोमांटिक थिंकर्स ही उस समय कहा गया, जैसे कि ये गॉटफ्रायड हेडर हैं, इन्होंने फोक सॉन्ग्स, पोट्री, फोक डांसेस को कलेक्शन किया और लोगों तक पहुंचाया। कोरोल है, इन्होंने भी नेशनल स्ट्रगल को ओपरा और म्यूज़िक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, इसको आप समझिए। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क एंड प्लीज़ रीड PDF ऑफ चैप्टर वेरी केयरफुली, लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए और एक बार में आपको ये बातें क्लियर नहीं होगी। PPT इज़ जस्ट बेसिक गाइडलाइंस फॉर यू, बट यू हैव टू रीड चैप्टर एट लीस्ट थ्राइस, 3 बार कम से कम पढ़िए। समझते हुए हाथ में कॉपी रखिए, पेन रखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।